हे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं ऑक्शन सेल के बारे में। तो ये सिर्फ ओल्ड सिलेबस में दिया हुआ है, तो सिर्फ ओल्ड वाले ही इसको देखेंगे। अगर आप न्यू सिलेबस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसको मत देखना। अभी जो अपडेटेड बुक है इंस्टीट्यूट के हिसाब से उसमें नहीं दिया है, ठीक है। अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो आपको सेशन में मिल जाएगा, वीडियो सेशन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए बेटा और बात करते हैं व्हाट इज ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल का मतलब क्या होता है? जो हराजी करते हैं, ऑक्शन करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑक्शन सेल। आपको पता होगा कि एक पर्सन होता है, एक पर्सन किसी चीज को डिस्प्ले करता है, फिर बोलता है ये कितने में आप खरीदना चाहोगे, ठीक है। और फिर क्या होता है, सब बीट लगाते हैं। कोई बोलता है 5,000, कोई बोलता है 6,000, 7,000। जैसे आईपीएल की बीड होती है ना, उसी तरीके से की प्रोडक्ट की बीड होती है, ठीक है। तो अब उसमें कैसे चीजों को ट्रीट किया जाएगा वो अपन बात करने वाले। जो ऑक्शन करवा रहा है, ठीक है, मतलब जो बोल रहा है भैया इसकी बीड लगाओ, ऑक्शनीर उसको उसको बोलते हैं, ठीक है। वो ओनर भी हो सकता है और थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो खुद ओनर हो, ठीक है। ओनर ने भी उसको राइट दिया हो कि तुम भैया इस तरीके से बेच सकते हो, ठीक है। चलिए तो अपन पढ़ते हैं उसके बारे में जो अपनी बुक में दिया है। बहुत छोटू सा टॉपिक है, 5-10 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा कोई चीज इसमें दी नहीं है। ऑक्शन सेल इज अ मॉडल ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बीड्स पब्लिकली एंड द प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। देखो भैया, जो सबसे ज्यादा रेट देने के लिए रेडी होगा उसको अपन यहां पे क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को बेच देंगे। एन ऑक्शन सेल द ऑक्शनियर वारंट्स द फॉलोइंग। सबसे पहला द ऑक्शनियर वारंट्स इज अथॉरिटी टू सेल। सबसे पहले वो बताएगा कि मेरे पास क्या है, अथॉरिटी टू सेल है, ठीक है। मतलब उसके पास अथॉरिटी है इस प्रोडक्ट को सेल करने की। ऐसे ही नहीं पार्किंग में कार पड़ी और बोले भैया बिड लगाओ चलो, ऐसे नहीं होता। उसके पास अथॉरिटी है, वो पहले बताता है, ठीक है। ही वारंट्स दैट ही हैज नो नॉलेज ऑफ द एनी डिफेक्ट इन द प्रिंसिपल्स टाइटल। मतलब अगर देखो, जो ऑक्शनीर है वो थर्ड पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो हर चीजों को, अलग अलग चीजों को बेचता है, वो उसकी कोई भी चीज नहीं है, वो अलग अलग पर्सन की ओनरशिप की गुड्स है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल उसको कोई टीवी बेचना है, तो उसने टीवी के लिए बिड लगाना शुरू कर दिया। बट वो पहले ही बोल देता भैया, पहली बात तो ये मेरे पास ये सेल करने का राइट है, इवन मेरा ये गुड्स नहीं है। दूसरी बात, इसमें टाइटल का कोई डिफेक्ट है तो मेरे को नहीं पता है। मतलब इसकी ओनरशिप मिस्टर एक्स ने बोला मेरी है, तो मुझे तो यही पता है कि मिस्टर एक्स का है, ठीक है। अगर मिस्टर एक्स ने चोरी किया तो मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूं, बीड लगवा रहा हूं, और जो भी हाईएस्ट रेट मिलेगा वहां पे मैं सेल करूंगा, ठीक है। तो इसमें मैं कहीं पे बीच पे नहीं आ रहा हूं। फिर क्या बोला, ही वांट्स गिव अ क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ द प्राइस। मतलब जैसे ही पेमेंट मिलेगा उसके सामने क्या करेगा, उसका पोजीशन दे देगा। तो ये होता है ऑक्शनीर का रोल। आगे बढ़ते हैं, रूल्स रिगार्डिंग एंड ऑक्शन। कुछ रूल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं ऑक्शन के रिलेटेड। फर्स्ट वन इज where the goods are put up for a sale in lots, each lot prima facie deemed to be a subject of a separate contract of sale। मतलब अगर कोई गुड्स है जो लॉट में बेचा जा रहा है तो हर लॉट को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि गेहूं की बोरी जो होती है 20 kg का, अगर गेहूं की बोरी है, ठीक है, और हर एक बोरी के लिए अलग अलग बीट लगाई जा रही है। पहले बोले बोरी नंबर 1, ठीक है, आप देख लीजिए ऐसा ऐसा गुड्स है। आप काफी लोग वहां पे खड़े होंगे, वो देखेंगे, बीट लगाएंगे, जो भी हाईएस्ट प्राइस बोलेगा उसको दे देंगे। फिर दूसरी बोरी निकालेंगे, जैसे पहली बोरी का खत्म हो गया, फिर दूसरी बोरी निकालेंगे, बोले आप देखना है तो देख लीजिए। फिर दूसरी बोरी का क्या होता है, बीट लगता है। तो जो दोनों बोरी है, भले एक ही जैसा गुड्स हो, बट दोनों का अलग अलग क्या होगा भैया, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग पर्सन बायर होगा, इवन सेम पर्सन भी बायर होगा तो भी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। रीजन, उसका जो बिड है वो अलग तरीके से लगाया गया है, ठीक है। वेयर द गुड्स आर पुट अप फॉर अ सेल इन लॉट्स, इच लॉट को अपन क्या बोलेंगे, डीम्ड टू बी सब्जेक्ट ऑफ अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन, द सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनियर अनाउंसेस कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ हैमर। अब देखो ऑक्शन कब खत्म होता है कोई भी प्रोडक्ट का, जब वो हैमर से बता देता है भैया ओके 1 2 3 और ये जाता है इनको, ठीक है। वही बात हुई। तो जैसे वो आईपीएल के ऑक्शन में कैसे करते हैं, बताते ना, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी 13 करोड़, सीएसके 1, फिर से बार बोलते हैं, दूसरी बार बोलते हैं, फिर 3 बोलते हैं। अगर कोई भी बीट नहीं लगाता वो सीएसके को चला जाता है। वैसे ही सेम चीज होती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह हैमर का ही हो भैया, ऐसे ही कोई अलग चीज भी हो सकती है, अदर कस्टडी मैनर भी यहाँ पे फॉलो की जा सकती है, ठीक है। सो द सेल इज कंप्लीट व्हेन ऑक्शनियर अनाउंस कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ हैमर और एनी अदर मैनर, ठीक है। कोई अदर मैनर से भी वो बता सकता है कि हाँ भैया ये प्रोडक्ट इसको हम बेच रहे हैं। नेक्स्ट वन आ जाइए, अ राइट टू बीड मे बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली।
right to bid may be reserved expressly by or on behalf of seller, and where such right is expressly so reserved, देखो ये रिजर्व कौन कर सकता है, सेलर रिजर्व कर सकता है, ठीक है, द सेलर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ में सब्जेक्ट टू प्रोविजन हियर इन आफ्टर कंटेन्ड बिड एट ऑक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो सेलर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो एक बंदा है जो क्या है, ऑक्शनीर है, मतलब वो चीजों को बेच रहा है, और जो ओनरशिप है वो ओनरशिप मिस्टर ए की है, तो मिस्टर ए पब्लिकली सबको बता सकता है कि भैया ये मेरी प्रोडक्ट है और मैं खुद खरीदने के लिए भी इसमें बीड लगाने वाला हूं, ठीक है, तो वो खुद को, या फिर मेरा एजेंट है वो भी बैठने वाला है इस चीज को खरीदने के लिए, तो ये उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पब्लिकली सब बायर को बताना पड़ेगा कि हम भी इस चीज को परचेस करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। आप बोलोगे नॉर्मली ऐसा भैया कब होता है, ऐसा तब होता है जब किसी ने लोन लिया है, मॉर्गेज पे लिया है कोई प्रोडक्ट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल हाउस पे, आपके हाउस के ऊपर या आपके कार के ऊपर आपने लोन लिया हुआ है, लोन आप रीपे नहीं कर पा रहे, बैंक वाले लोन वो क्या बोलते, कार या फिर आपका घर जो है वो लेके, मतलब कार लेके गए या घर अपने पास रखा हुआ, मतलब वहीं पे है, मतलब उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स उधर, वो क्या करेंगे, वो ऑक्शन करेंगे कि भैया इनका लोन रिकवर नहीं हो रहा, हम इस घर को बेचना चाहते हैं, तो बैंक वाले क्या करते हैं, जो हाईएस्ट बिड देता है, तो जो ओनर होता है वो भी बैठता है, क्योंकि उसको भी होता है कि यार नहीं, मेरे पास अगर पैसे आ गए तो मैं खुद भी बीड लगा के इसको खरीद सकता हूं, तो ये चीज वहां पे होती है। तब क्या करना पड़ेगा, बट राइट टू बीड में बी रिजर्व एक्सप्रेसली, मतलब एक्सप्रेसली बताना पड़ेगा कि ओनर खुद या तो उसका एजेंट भी बैठा है, ठीक है, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ सेलर, एंड वेयर सच राइट इज एक्सप्रेसली so reserved seller or any other person on behalf may subject to provision herein contained bid at the auction, मतलब वो ऑक्शन में बीड लगा सकते हैं, ठीक है। Just a second. कौन सा वाला, ए वाला, ए वाला, श्रुति बताओ एक बार बेटा, ए, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। थोड़ा कमेंट लेट आता है, 20-25 सेकेंड, अब जैसे ही देखो जल्दी से कमेंट मार दीजिए। ओके, ठीक है। Where the goods are put up for a sale in a lot, each lot is prima facie deemed to be a subject of a separate contract of a sale। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको फिर से एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, ऐसे बोरियां रखी हुई है, ठीक है, एक बोरी, दूसरी बोरी, तीसरी बोरी, इसमें क्या है, गेहूं है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बंदा खड़ा है वो बोल रहा है भैया मुझे ना ये वाली बोरी बेचनी है, तो सब क्या करेंगे, उस बोरी में से देखेंगे भैया कैसा माल है, ठीक है, वो चेक करेंगे, अल्लाह अच्छा है, ठीक है, फिर क्या बोलेगा, ये बीड लगाना शुरू करेगा कि भैया इस बोरी का पूरा जो प्राइस है वो मिनिमम 1000 रुपए। अब आप बोलना शुरू करिए, तो कोई बायर बोलेगा भैया 1200 रुपए, कोई बोलेगा 1300, कोई बोलेगा 1500, ठीक है, फिर कोई नहीं बोला तो 1500, 1 2 3, और ये इस पर्सन को 1500 रुपए में इस बोरी को दे दिया। अब ये बोरी खत्म हो गई, फिर आता है नेक्स्ट बोरी, फिर बोलेगा मुझे ये बोरी भी बेचनी है, ये वाला पर्सन बोलेगा ये बोरी भी मेरे को बेचनी है, मतलब ठीक है, तो अगर ये पैकेट भी बेचना है तो क्या होगा, बोलेगा इसका पैकेट का भी मैंने 1000 रुपए मिनिमम लगाया, ठीक है, फिर से सब बोलना शुरू करेंगे जितने सामने होंगे, ये बोलेगा भाई 1100, ठीक है, 1500, 1700, और अचानक से फिर 1700 फाइनल डील हो गया, तो ये बोरी का क्या हुआ भैया, 1700 में दिया। इसका मतलब ये होता है कि दोनों बोरी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, वो क्या है, अलग अलग है, क्योंकि भैया अलग अलग तरीके से सेल किया गया ना, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट मान के लिया गया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन ने दोनों लिया हो, इवन एक ही पर्सन ने दोनों चीज लिया है तो भी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट अलग बोलते हैं, इसका भी अलग बोलते हैं। अभी समझ में आया बेटा, हर प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना वो प्रोडक्ट वाइज होगा, जितना बेच रहे उतने का कॉन्ट्रैक्ट, जितना बेच रहे, मैंने 2 फोन बेचा, एक ही पर्सन ने परचेज किया, बट दोनों फोन का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग मानेंगे, दोनों कंबाइन में मैंने बेचा नहीं ना, क्योंकि मैंने अलग अलग ऑप्शन लगाया और उसी बंदे ने सबसे हाईएस्ट किया, तो जितना प्रोडक्ट मैं बोल रहा हूं उतना हर प्रोडक्ट का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे अपन, ठीक है। चलिए आ जाइए, क्योंकि इसी में ना एक ही प्रोडक्ट ही उठाया जाता है, जैसे कैमरा है तो भैया सेकंड हैंड कैमरा है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो अलग होगा, क्योंकि एक ही बार में एक ही प्रोडक्ट को बेची जाती है मोस्टली। अगर पैकेज में बेचा गया है तो उस पैकेज को कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे पूरा, ठीक है। चलो
डी वाला, where the sell is not notified to subject to a right to a bid, where sell is not notified to be subject to a right to a bid behalf of seller, अगर सेलर ने नोटिफाई नहीं किया कि मैं भी बीड लगाने वाला हूं, ठीक है, इट शेल नॉट बी लॉफुल फॉर सेलर टू बीड, नॉट बी लॉफुल मतलब अगर सेलर ने नहीं बताया सब लोगों को कि मैं बीड लगाने वाला हूं, तो सेलर जो बीड लगाएगा वो लॉफुल नहीं मानी जाएगी, ठीक है। नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर मतलब वो खुद ने जो बीड लगाई वो लॉफुल नहीं मानी जाएगी, ठीक है, या उसने लगाई हो या उसके कोई पर्सन ने लगाई हो। It shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ any person to bid such a sell, ठीक है। और यहां पे क्या है, ठीक है, और अगर कोई भी सेल होता है एंड एनी सेल कॉन्ट्रावेनिंग दिस रूल मे बी ट्रीटेड एज अ फ्रॉडुलेंट बाय द बायर, मतलब बायर, अब इसमें होगा क्या पता है, अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने मिस्टर ए को बोला, मिस्टर ए कौन है भैया, ऑक्शनीर है, उसको बोला कि मेरा ये ना फोन बेचना है, मेरा क्या बेचना है, फोन बेचना है, ठीक है, तो उसने बोला ठीक है भैया बेच देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मिनिमम प्राइस, मैंने बोला मिनिमम प्राइस 5,000, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैं खुद भी बैठ गया, अब जैसे ही मिस्टर ए ने बोला 5,000, मैं बोला 6,000, कोई और किसी और पर्सन को लेना होगा, वो बोला 7,000, मैं तुरंत ही बोल गया 8,000, वो बोला 9,000, मैं तुरंत बोला 10,000, फिर वो बोला 11, मैं बोला तुरंत 12,000, ऐसे करके करके मैंने उसको ना 19,000 में ये फोन चिपका दिया। अब कंपटीशन कौन कर रहा था, मैं कर रहा था, अगर मैं नहीं होता तो वो सस्ते में लेके जाता, हाँ, क्योंकि मैं ही उसको मोटिवेट कर रहा था, भैया मैं ज्यादा बीट लगा रहा हूँ, वो मेरे से भी ज्यादा लगा रहा है, मेरी ही प्रोडक्ट थी, मेरे को तो पता था, मेरे को तो इसको उल्लू बनाना था, तो इसको अपन क्या मानेंगे, फ्रॉड मानेंगे। हाँ, अगर सामने वाले पर्सन को पता है कि ये ओनर है और ये खुद बीट लगा रहा है, तो ये फ्रॉड नहीं मानेंगे, क्योंकि उसको पहले से पता था भाई, ठीक है, बट यहाँ पे अगर आपने नहीं बताया गया तो उसे अपन क्या मानते हैं, फ्रॉड मानते हैं। देखो, एंड एनी सेल कंट्रावेनिंग दिस रूल मे बी ट्रीटेड एज अ फ्रॉडुलेंट बाय द बायर। चलो आ जाओ नेक्स्ट वन, द सेल में बी नोटिफाइड टू सब्जेक्ट टू रिवर्स और अपसेट प्राइस, सेल में बी नोटिफाइड टू सब्जेक्ट टू रिजर्व्ड और अपसेट प्राइस। अब रिजर्व्ड और अपसेट प्राइस के क्या क्या एक दूसरा नाम लिख दो, मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस मतलब अगर मेरे को फोन बेचना है तो मैंने उसको बोला ना कि मिनिमम 5,000 से तेरे को बीड शुरू करनी है, मतलब वो क्या बताएगा ऑक्शनियर, ये फोन बेचना है और इसकी प्राइस जो रखी गई है मिनिमम 5,000 रुपए, तो उसे बोलते हैं रिजर्व प्राइस और अपसेट प्राइस। अब मिनिमम प्राइस क्यों रखी जाती है, क्योंकि फोन का शुरू किया कोई बोलेगा 100, 200, 500, 1000, और 1000 से ऊपर कोई बोला ही नहीं, तो आईफोन 1000 में बिक जाएगा, तो जो ओनर होता है वो बोलेगा भैया मिनिमम 5,000 तो मेरे को मिलनी चाहिए, इसके ऊपर जितना मिलता है देखा जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम प्राइस को क्या बोलते हैं, रिजर्व प्राइस या तो अपसेट प्राइस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन, इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेंट बिडिंग टू रेज द प्राइस द सेल इज वाइडेबल, मतलब देखो अब खुद ने क्या किया भैया, सेलर ने खुद ने क्या किया, खुद ने किया प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, मतलब प्राइस को बढ़ाने के लिए मैं खुद ही बीड लगा रहा हूं, तो इसे अपन क्या मानेंगे, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर, बायर के ऑप्शन से इसे क्या मानेंगे, वॉइडेबल, मतलब बायर बोलता है ठीक है यार मेरे को 19,000 में वैसे भी लेना था ये आईफोन, मेरे को मिल गया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वैलिड कर देंगे, और बायर बोलेगा भैया ये तो बहुत ज्यादा ही यार प्राइस दे दिया, तो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इंपोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन ऑक्शंस, अब सिर्फ ये 4 टर्म पढ़ने और बाकी इसमें कुछ है नहीं टॉपिक में, ठीक है, सीधा आपका एक्सरसाइज शुरू होने जा रहा है, लेट्स गो। बात करते हैं नॉकआउट एग्रीमेंट। सबसे पहले आपको दिया है नॉकआउट एग्रीमेंट। नॉकआउट एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जब बायर होता है, ठीक है, अब एक बंदा है जो ऑक्शन कर रहा है, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो 10-12 जो फ्रेंड्स थे उन्होंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, इसको ना ठग लेते हैं। कैसे ठगेंगे, अगर पर्सन नहीं होंगे ना तब तक वो बीड नहीं चलाएगा, मतलब ज्यादा पर्सन होंगे ना तभी वो पर्सन बीड चलाएगा, ताकि अच्छी बीड है, ठीक है, तो वो वेट करेगा कि 8-10 लोग हो जाए, तो वो 12 लोग जो फ्रेंड्स थे, 10-12 या 8-10 जितने भी फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि बारी बारी में एक दो लोग 2-5 मिनट के बाद आते जाएंगे, और 10 लोग जैसे हो जाएंगे वो बीड अपना शुरू कर देगा। हम तो सब फ्रेंड्स हैं, हम क्या करेंगे, वो बोलेगा मिनिमम 5,000, तो हम शुरुआत करेंगे 5100, फिर एक दूसरा बोलेगा 5200, और 5500 से ऊपर हम बोलेंगे ही नहीं, और जैसे हम नहीं बोलेंगे तो उसको 5500 में बेचना पड़ेगा, और हम इसी 5500 वाला जो आईफोन अपने को मिला वो बाहर बेच देंगे 10,000 में, जितना प्रॉफिट आएगा सब बांट लेंगे। तो इसे बोलते हैं नॉकआउट एग्रीमेंट, जिसमें क्या होता है, जो बायर्स होते हैं वो एक साथ मिलके आ जाते हैं और बीड ही नहीं लगाते, बोलते भैया बस इससे ज्यादा हमें नहीं बोलना है, तो उसको कंपलसरी बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला था भैया मिनिमम प्राइस ये, इसके ऊपर जो भी बीड लगेगी उसको मैं सेल कर दूंगा, तो 5500 पे उसको सेल करना पड़ेगा। इट इज अ सॉर्ट ऑफ tacit understanding and agreement amount intending bidder to
स्टिफल कंपटीशन बाय नॉट बिडिंग, देखो क्या करता है, कंपटीशन को कम करता है बाय नॉट बिडिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के सामने बीडिंग नहीं करते, मतलब समझा देते भैया बस अभी तू मत बोलना, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को परचेज करने दे, बाद में देख लेंगे जो होगा, ठीक है। तो इसे बोलते भैया नॉकआउट एग्रीमेंट। सच एग्रीमेंट आर इलीगल, ये कैसा रहता है, सच एग्रीमेंट आर इलीगल एंड सेलर कैन प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट अगेंस्ट सच एग्रीमेंट बाय रिजर्विंग हिज राइट टू बीड एट ऑक्शन, ठीक है। सेलर कैन प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट, मतलब वो अपना इंटरेस्ट को रख सकता है, कैसे रख सकता है, बाय रिजर्विंग इज राइट टू बीड, मतलब वो खुद बीड लगाना शुरू कर सकता है, ठीक है। 5500 कोई बोला, उसको लगा अल्लाह ये तो ना साथ में मिलके आ गए और सारे मेरे को लगता है ये कोई अपने आप से नहीं लगा रहे, सब एक साथ मिल गए, तो सेलर बोल सकता है 5600, ठीक है। तो उस टाइम पे सेलर बीड लगा सकता है जब उसको लगे कि भैया नहीं ये तो ना हमको बेवकूफ बनाने के लिए आए, ठीक है, तो तब उस टाइम पे सेलर बीड लगा सकता है। और फिक्सिंग रिजर्व प्राइस, और वो रिजर्व प्राइस भी रख सकता है, वैसे रिजर्व प्राइस होगी नॉर्मली होती ही है हर ऑक्शन में, अदरवाइज बहुत कम प्राइस में चीजें बिक जाती है, ठीक है। फिर आता है आपका डंपिंग, ठीक है, और फिर आता है आपका पफर, देर आता है प्रिटेंडेड बिडिंग, ठीक है। आ जाइए तो बात करते हैं डंपिंग के बारे में। डंपिंग इज एन एक्ट टू डिस्कस dissuade the intending buyer from bidding or from raise the price by pointing out defects इन द गुड्स, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, डंपिंग का मतलब ये होता है कि जो बायर परचेस कर रहे हैं उसको डीमोटिवेट करते हैं कि भैया इसमें ना ये गुड्स है, कोई ना कोई पर्सन होता है जो क्या करता है, उसको लगता है कि नहीं यार ये सेल नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, बायर को भड़काएगा, नहीं यार ये तो बिगड़ा हुआ होता है, सेकंड हैंड कभी नहीं लेना चाहिए फोन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसे बोलते हैं डंपिंग, कि कोई बायर बीड लगा रहा है तो उसको डीमोटिवेट करते, भैया तू बीड मत लगा, या उसको परचेज नहीं करने देना, ठीक है। डंपिंग इज एन एक्ट टू डिस्यूड द इंटेंडिंग बायर फ्रॉम बिडिंग, ठीक है, मतलब उसको क्या करते हैं, दूर रखते हैं बिडिंग लगाने से, और फ्रॉम रेजिंग द प्राइस, मतलब या फिर उसको बोलते भैया बस इससे ज्यादा तो यार नहीं देना चाहिए, वो अगर 10,000 बोला, सोच रहा है मैं 12,000 बोल दूं, ठीक है, तो सोच रहा है कि मैं 12,000 बोलूं कि ना बोलूं, तो बाजू वाला बोलेगा यार इस फोन का तो कोई 10,000 भी ना दे, ठीक है, तो 12,000 बोलने वाला सोचेगा अल्लाह यार नहीं बोलना, चल जाने दे, ठीक है। तो इसे बोलते डंपिंग, कि किसी और को बीड लगाने से रोकना, ठीक है। बाय पॉइंटिंग आउट डिफेक्ट्स, उसको डिफेक्ट्स दिखाना, ठीक है, या बाय डूइंग सम अदर एक्ट, मतलब कुछ ऐसा करना जिससे वो क्या करे, बीड ना लगाए, उसको बोलते हैं डंपिंग, ठीक है। पफर्स, पफर इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय द सेलर टू रेज द प्राइस। पफर्स का मतलब ये होता है कि जो इंटेंशनली सेलर अपना प्राइस बढ़ाना चाहता है, तो सेलर अपने एजेंट को रखता है, बोलता है भाई तू ना बीड लगाए जाना, ठीक है, तो तू अपने आप से बीड लगाना, क्यों, क्योंकि बाद में बाकी लोग है वो भी बीड लगाएंगे तो प्राइस बढ़ी जाएगी, उसके बोलते हैं पफर्स। जो पर्सन होता है इसे बोलते हैं पफर्स, ठीक है। Puffer is a person who is employed by the seller to raise the price by fictitious bid. Fictitious मतलब फेक बीड लगा के वो क्या करता है, प्राइस बढ़ाने का ट्राई करता है। नेक्स्ट वन प्रिटेंडेड बिडिंग। प्रिटेंडेड बिडिंग का मतलब ये होता है कि जो आप फेक बीड लगाते हो उसे बोलते हैं प्रिटेंडेड बिडिंग, जो लगाता है उसको बोलते हैं पफर, ठीक है, जो प्रोसेस है उसको भी क्या बोलते हैं, प्रिटेंडेड बिडिंग। A bid once made can be withdrawn before the fall hammer even if expressly prohibited. The seller can bid at the auction sale if the bidder are informed फॉर एक्ट। सेलर बीड कर सकता है, ठीक है, अगर उन्होंने क्या किया है भैया, बीड एट द ऑक्शन सेल इफ द बीडर आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द फैक्ट, मतलब अगर बीडर क्या सेलर क्या कर सकता है, बीड लगा सकता है, कब, जब उसने क्या किया हो, सब बायर को बता दिया भैया मैं भी यहाँ पे बीड लगाने वाला हूं, मैं खुद ओनर हूं तो भी, ठीक है। इफ द सेलर मेक यूज ऑफ द प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, अगर वो प्राइस को बढ़ाने के लिए प्रिटेंडेड बिडिंग का यूज करता है तो उसे क्या बोलेंगे, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर, ठीक है, वो अपन ने ऊपर देख लिया। तो प्रिटेंडिंग बिडिंग का मतलब ये होता है कि जब सेलर खुद या उसका एजेंट अगर वो बीड लगा रहा है तो उसे बोलते हैं प्रिटेंडेड बिडिंग। अगर उसने सभी बीडर को बता दिया है तो ये वैलिड है, अगर नहीं बताया तो जिसने भी बाय किया तो वो क्या होगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर, ठीक है। तो ये था आपका एक टॉपिक जो न्यू सिलेबस में नहीं है बट ओल्ड में है, ठीक है। न्यू में मेरे को अभी जो बुक है उसमें तो मुझे नहीं दिखा, अगर नेक्स्ट में दिखता है तो मैं न्यू वाले में भी रख लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक होता है खत्म। आई होप यू रियली एंजॉय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।